अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगा। लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियल, सीए फाइनलिस्ट, यूआर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है वो देखते हैं। सर हम आज का हमारा एजेंडा जो है वो है कंजम्पशन को पढ़ेंगे, इसके डिटरमिनेंट्स को पढ़ेंगे, किन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़ेंगे। ठीक है सर, ये तीन एजेंडा है। आगे बढ़ते हैं। सर देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, सॉरी मैक्रो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा। मैक्रो इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि मैक्रो इक्विलिब्रियम चेंज होगा किसकी वजह से। मैक्रो इक्विलिब्रियम चेंज होगा एग्रीगेट डिमांड की वजह से या एग्रीगेट सप्लाई की वजह से। सर एग्रीगेट डिमांड की वजह से मैक्रो इक्विलिब्रियम चेंज होगा। क्या एग्रीगेट डिमांड किसी चीज की वजह से चेंज हो सकती है? यस सर, किसकी वजह से चेंज हो सकती है? चार मार्केट पार्टिसिपेंट है, उन्हीं की वजह से चेंज होगी। या तो कंजम्पशन बढ़ जाए या कम हो जाए, या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए या कम हो जाए, या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाए या कम हो जाए, या नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाए या कम हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर तो अभी हम इन्हीं को डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि अब जो एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है? कंजम्पशन की वजह से। तो कंजम्पशन किसकी वजह से चेंज होती है अब उसको भी पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके डिटरमिनेंट्स को पढ़ेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज, तो इन्वेस्टमेंट किसकी वजह से चेंज होती है उसकी उसको पढ़ेंगे। सर इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस वजह से चेंज होती है? या तो टैक्सेस की वजह से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब्सिडीज वगैरह की वजह से। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। सर इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी देख लेंगे, और क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट को भी देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो कंजम्पशन को अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, कंजम्पशन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन की डेफिनेशन है पार्ट ऑफ इनकम, बोला ये पार्ट ऑफ इनकम है विच इज स्पेंड बाय हाउस होल्ड, जो स्पेंड करता है हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज। वो पार्ट ऑफ इनकम जो एक आम बंदा गुड्स को खरीदने और इस्तेमाल करने की नियत से, वो गुड्स जो इस्तेमाल करने की नियत से खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है, उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन कहते हैं। यानी कि अगर मुझे भूख लगी है, मैं कुछ चीज खा रहा हूँ तो ये कंज्यूम कर रहा हूँ। मैंने हेयर कटिंग कराई है तो वो कंज्यूम कर रहा हूँ। मैं पॉलर जा रहा हूँ तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। सारी की सारी चीजें क्या है? कंजम्पशन है। सर ये कंजम्पशन किसी की वजह से चेंज होती है? यस सर। किसकी वजह से चेंज होती है? उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स है। सर सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट यानी कि प्राइमरी डिटर्मिनेंट इसका डिस्पोजेबल इनकम। सर इनकम के चेंज की वजह से कंजम्पशन चेंज होती है। ठीक है सर, इसी वजह से इसका बात है, यानी कि जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतनी ज्यादा कंजम्पशन होगी। बिल्कुल इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जितनी ज्यादा वेल्थ होगी उतनी, यानी कि जितनी इक्वल वेल्थ होगी उतनी कंजम्पशन होगी। सर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, थोड़ा समझाने की कोशिश करिएगा। मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मेरा लाल। देखें, आ, अगर मेरे पास एक 50 बच्चे, मेरी क्लास में 50 बच्चे और मैं सबको एक एक रुपया दे दूँ, मैं बोलूँ सबको जाके टॉफी खाओ, तो सब बंदे एक एक टॉफी खाएंगे और खा लेंगे। ऐसे ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर मैं क्या करूं, 50 बच्चे हैं, मैंने सिर्फ एक बच्चे को 1 रुपया दिया और एक बच्चे को 49 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 40। और मैंने बोला जाओ ये 49 रुपए तुम्हारे और ये 1 रुपया तुम्हारा, बाकी 48 बच्चों को मुंह भी नहीं लगाया। ठीक है, तो वो जिसको 49 रुपए दिए, सर वो कितने रुपए की टॉफी खा लेगा? 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की। सर यानी कि पूरी की पूरी क्या वेल्थ, मतलब जो भी 45 रुपए दिए और 49 रुपए दिए सारे खर्च कर देगा? सर नहीं करेगा, कुछ बचाएगा। ठीक है, अगर मैं सबको इक्वली देता तो सब खर्च कर देते, बिल्कुल कर देते। यानी कि अगर वेल्थ बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सब लोग आसानी से खर्च करेंगे। अगर वेल्थ अनइक्वल होगी तो सर वेल्थ अनइक्वल होने की वजह से कंजम्पशन कम होगी, वेल्थ इक्वल होने की वजह से कंजम्पशन ज्यादा होगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में जो भी प्राइस है, अगर उसकी फ्यूचर की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, अगर फ्यूचर की प्राइस इंक्रीज होने वाली है तो आज की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्यूचर की प्राइस डिक्रीज होने वाली है तो आज की कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह चेंज इन इंटरेस्ट रेट, सर इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक है, देखिए भाई, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो मैं बैंक से जाके बोरिंग कर लूंगा, मैं लोन ले लूंगा। ठीक है, और लोन लेके कोई चीज खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, कार खरीद लूंगा, बाइक खरीद लूंगा, जहेज खरीद लूंगा, कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो सर अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कंजम्पशन कम होगी। सर इसी तरीके से चेंज इन टैक्स रेट, सर जितना टैक्स कम होगा जितना मेरे पास पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा अमाउंट होगी। समझ आ रही है? मैं 1000 रुपए कमाता हूँ, अगर उसमें 200 रुपए टैक्स दूंगा तो 800 रुपए खर्च करूंगा, अगर 100 रुपए टैक्स दूंगा तो 900 रुपए खर्च करूंगा। तो टैक्स रेट जितना ज्यादा होगा, कम होगा सॉरी, जितनी कंजम्पशन ज्यादा होगी। जितनी क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी, सर एक दुकान है जिसमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है, एक दुकान है जहाँ पर है, तो कौन चीजें ज्यादा बेच रहा होगा? जिसके पास उधार ज्यादा है।
जो उधार देता है, सर जो उधार देता है वो ज्यादा बेच रहा होगा, क्यों बेच रहा होगा? क्योंकि सर वो क्या कर रहा होगा, क्योंकि वो उधार दे रहा है, और उधार देने की वजह से कंजम्पशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। उधार की वजह से कंजम्पशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसी तरह मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई मतलब पैसे डबल हो जाना, पैसे इकोनॉमी में ज्यादा हो जाना। तो गवर्नमेंट, हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर साल ईद पर नए नोट छापती है। नए नोट छापने की वजह से क्या होता है, सर नए नोट छापने की वजह से सब मनी ऑफ सप्लाई इंक्रीज होती है, मनी ऑफ सप्लाई की वजह से कंजम्पशन इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर आगे बढ़ते हैं। सर लॉ, किन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन ये क्या है? सर इसको बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे। सर इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ है वो तीन तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। सर पहला तरीका है डिस्क्रिप्शन फॉर्म, दूसरा तरीका है टेबुलर फॉर्म, तीसरा तरीका है ग्राफिक फॉर्म। सर डिस्क्रिप्शन फॉर्म में अगर किन्स का लॉ ऑफ कंजम्पशन पढ़े, सर लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? जैसे डिमांड पढ़ा था हमने, डिमांड का रिलेशन पढ़ा था हमने प्राइस के साथ, प्राइमरी डिटरमिनेंट था ना, जिसके ज्यादा मतलब प्राइस के चेंज की वजह से डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कंजम्पशन के किस चीज के फर्क पड़ेगा कंजम्पशन में, डिस्पोजेबल इनकम के। तो डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन का जो रिलेशन है यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, बोल रहा है कंजम्पशन क्या है, फंक्शन ऑफ इनकम है। बोल रहा है अगर इनकम ज्यादा होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगी, अगर इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी। बात समझ आ रही है आपको ये? सर इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बोल रहा है इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एंड सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। बोल रहा है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी इंसान की, वैसे वैसे कंजम्पशन और सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। सर मैं आज 1,000 रुपए कमाता हूँ और मैं क्या कहते हैं 800 रुपए खर्च करता हूँ, 200 रुपए सेव करता हूँ। कल मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 80,000 रुपए खर्च करूंगा और 20,000 रुपए सेव करूंगा। सर मेरे इनकम इंक्रीज की वजह से सर मेरी सेविंग इंक्रीज हुई, सर मेरी कंजम्पशन इंक्रीज हुई। बिल्कुल हुई। होती है या नहीं होती? प्रैक्टिकली सोचे, आपके घर में ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर। सर आगे, इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। बोला जितने लेवल, जितनी परसेंटेज से इनकम में इंक्रीज आएगा उतनी परसेंटेज से कंजम्पशन में इंक्रीज नहीं आएगा, उससे कम आएगा। मिसाल के तौर पर अगर इनकम 50% से इंक्रीज करिए तो आपकी इनकम में जो फर्क आएगा वो शायद 50% से कम आएगा। ज्यादा तो आ ही नहीं सकता ना, 50% आ सकता, बल्कि 50% से कम आएगा, 40% आएगा, 30% आएगा, 20% आएगा, लेकिन 50% से कम आएगा। ठीक है? यानी कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए से इंक्रीज हुई है तो मेरी कंजम्पशन 20 रुपए से इंक्रीज करेगी, या तो 30 रुपए से इंक्रीज करेगी, या 50 रुपए से इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है? तो बोल रहा जो चीज आप, वट इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, जो आपने स्पेंड नहीं किया कंजम्पशन में इनकम का पार्ट, वो क्या है, वो सेव किया आपने। उस कैसे निकालेंगे? बोल रहा है एम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सर इज इक्वल टू 1। ठीक है? ये एक इक्वेशन है जिसकी वजह से हम सारा क्या कहते हैं आगे कैलकुलेशन भी फर्दर मोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन कैसा क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेस एज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। सर आपने एक ऐसी इक्वेशन कभी और पढ़ी है, अलजेब्रा में पढ़ी है भाई, बी मैथ में पढ़ी है? ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। बी वाई क्या है, बी वो चीज है, बी है यहाँ पे वेरिएबल, और ये किस पे वेरी करता है, वाई पे वेरी करता है। और वाई क्या है यहाँ पे, इनकम। वाई क्या है, वाई रिप्रेजेंट टोटल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है? सर सी रिप्रेजेंट टोटल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, सी रिप्रेजेंट करता है टोटल कंजम्पशन। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ऑटोनिमस कंजम्पशन, एक है इंड्यूस कंजम्पशन। सर ऑटोनिमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती, इनकम हो या ना हो वो कंजम्पशन होती है। सही है? और सर इसी तरह इंड्यूस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इनकम पे डिपेंड करती है। अगर इनकम होगी तो कंजम्पशन होगी, वरना इनकम नहीं होगी तो कंजम्पशन नहीं होगी। बात समझ आ रही है आपको? हाँ भाई। ठीक है? सर बी क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज द रेशियो ऑफ अ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है सर? सर ये चेंज करता है। सर आगे बढ़ते हैं। सर ये इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके की फीचर्स लिखे हुए हैं। सर अगर मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस इक्वेशन में तो ए है, और इंड्यूस कंजम्पशन को बी वाई। ठीक है सर? बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, कुछ भी नहीं है, बेसिक है। सर जो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है वो ये है। सर क्या है इसका टेबुलर फॉर्म, कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेस एज कैसे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है सर?
ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि जो फिक्स कंजम्पशन है, जो इनकम पे वेरी नहीं करती, वो एग्जाम्पल लेते हैं 8 है। ठीक है, यानी कि जब मेरी 0 रुपए इनकम है तो मैं कितने रुपए खर्च करूंगा? 8 रुपए खर्च करूंगा। ठीक है सर, ऑटोनोमस कंजम्पशन समझ आ रही है या नहीं आ रही? यानी कि आप 1 रुपया कमाते हैं, अभी नहीं कमाते हैं ना, लेकिन आपके खर्चे हैं ना, वो क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ठीक है, मतलब आप 1 रुपया भी नहीं कमाते, लेकिन आपके कुछ खर्चे हैं, वो आपके कौन उठाते हैं? या तो वालिदैन उठाते हैं, कुछ कहते हैं आप खुद उठाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, आपको पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन आपकी इनकम जीरो है। इनकम जीरो, आपके कुछ ना कुछ खर्चे हैं। इनकम बढ़ी तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ी। इनकम कितने रुपए से बढ़ी? 10 रुपए से बढ़ी। कंजम्पशन कितने से बढ़ी? 8 से बढ़ी। क्या बराबर से बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो वो बोल रहा है इनकम इंक्रीज होगी, ये कह रहा था। देखो भाई, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी। है भाई, ये देखें, कंजम्पशन इंक्रीज हुई, 10 से 16 पर आया, और सेविंग भी इंक्रीज हुई। सर ये डिक्रीज नजर आ रहा है सर, -8 ज्यादा होता है या -6 ज्यादा होता है भाई? -6 ज्यादा होता है। तो कंजम जैसी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी और सेविंग भी इंक्रीज होगी। सर दूसरा पॉइंट, इनकम जो इंक्रीज इन कंजम्पशन, जो इंक्रीज आ रहा है कंजम्पशन में, उसको उसको इंक्रीज, जो वो इनकम से, मतलब जो कंजम्पशन में इंक्रीज आएगा वो इनकम के कंजम्पशन से, इनकम के इंक्रीज से कम होगा। यानी कि इनकम इंक्रीज करिए, देखिए भाई, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। इनकम इंक्रीज करिए कितने से? 10 रुपए से। सर कंजम्पशन क्या 10 रुपए से इंक्रीज करिए? नहीं, 8 रुपए से इंक्रीज करिए। वो यही तो बोल रहा है, जितना इनकम में इंक्रीज आएगा कंजम्पशन में उससे थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है सर, और बोल रहा है जो आप स्पेंड नहीं करोगे वो क्या कर दोगे? खर्चा कर दोगे। तो सर 10 रुपए से आपने इनकम इंक्रीज हुई, 8 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचा लिए? 2 रुपए बचा लिए, जिसकी वजह से आपकी -8 से कितना होगा? -6 होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है सर। सर ये ड्रॉ कैसे हुआ? ये देखें, 0 रुपए थी तो 8 रुपए कंजम्पशन है, 10 रुपए हुई तो 16 रुपए हो गए। सर ये 16 रुपए कैसे आया, मुझे बता सकते हैं? ये 8 रुपए कैसे आया? कैलकुलेट करते हैं हम। ये देखें भाई, कंजम्पशन फंक्शन में फंक्शन ए डालें। ए क्या है? 8। ए क्या है? 8। ए 8 है, इसको हम प्लस करेंगे। बी क्या है यहाँ पे? बी 0.80, माजरा प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ये लिखी हुई 0.80, मल्टीप्लाई बाय, ये सपोज करें मैंने नंबर ना, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 0। तो सर 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0 करूंगा तो ये वाले फंक्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। सर ये 16 कैसे आया? एक बार दोबारा करके देखते हैं। सर बी कितना है? 0.80 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आंसर आ गया, कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 8। 8 ये हो गया, 8 इसका आंसर हो गया, और 8 यही है, क्योंकि ये कितनी है? 8 है। ये तो हमेशा 8 रहेगा ना, तो ये 16 हो गया। सही है। तो सर ये वाला करते हैं, 50 वाला करते हैं। सर कैसे करेंगे? 0.80 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना हो गया? 40 हो गया। और ये 8, इसका 8, तो 40 प्लस 8 48 हो गया। बात समझ आ रही है कंजम्पशन कैसे निकालना हूं मैं? उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। बेटा कैलकुलेटर लेके बैठो, वरना आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। सर सेविंग कैसे निकाली मैंने? सेविंग में इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दिया तो सेविंग आ गई। सही है सर, यही तो फॉर्मूला है यहाँ पर, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो सर इनकम में से एन माइनस करें तो ये आ गई 8, 10 में से 16 माइनस करें तो -6, 20 में से 24 माइनस करें तो -4, 30 में से 32 माइनस करें तो -2, 40 में से 40 माइनस करें तो 0, 50 में से 48 माइनस करें तो 2 रुपए बचे, 60 रुपए इनकम थी, 56 रुपए खर्च किए तो 4 रुपए बचे। बात समझ आ रही? सेविंग कैसे निकाली? इनकम में से कंजम्पशन माइनस करी तो सेविंग आ गई। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकाला? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ये -1 आ गया। सर 0.80 कैसे आया ये? सर चेंज इन सर पहला पॉइंट तो 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? चेंज इन कंजम्पशन हुआ -8, सॉरी 8, कितना हुआ? 8 हुआ। चेंज इन इनकम कितना हुआ? 10। तो 8 डिवाइड बाय 10 करो भाई, 8 डिवाइड बाय 10, 8 डिवाइड बाय 10, 0.80। सर इधर आ जाए, चेंज इन इनकम कितना है? 30 से 40 कितना है भाई? 10। 10 नीचे रखो, 10 नीचे रखो, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या रखोगे? 32 में से 8, 32 और 40 में कितना डिफरेंस है? 8। 8 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.80। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से हमने हर स्टेप में निकाला है। क्या करा है? पहले हमने निकाला चेंज इन कंजम्पशन,
इन दोनों पॉइंट में चेंज निकाला, इन दोनों पॉइंट में चेंज निकाला, इन दोनों पॉइंट में चेंज निकाला पहले 4856 में 8 का, और इन दोनों पॉइंट में चेंज निकाला तो 10 का, तो 0.0 हमेशा फिक्स रहेगा ये। ठीक है सर, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे आया, 1 में से माइनस कर दिया 0.80 तो 1, ये देखें 1 में से माइनस कर दिया तो 1.0, तो ये आ गया। ठीक है, मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है भाई, सर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है सर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। सर आगे बढ़ते हैं, सर इसका ग्राफ देखते हैं। सर इसका ग्राफ कैसे बनाना है, सर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में नंबरिंग लाजमी नहीं होती, ये नंबरिंग से जो बने हुए कुछ सही बने हुए कुछ गलत बने हुए, आपको नंबरिंग नहीं देखनी, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, जो कंजम्पशन का कर्व होता है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यूं करके शुरू होता है। ठीक है, वो यूं करके शुरू होता है। ठीक है, सही है सर। और ये कंजम्पशन कर्व, सर सेविंग कर्व कैसे होता है, नीचे से शुरू होता है और थोड़ा सा ये ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये 40 पे कट कर रहा है, मतलब फिर ये थोड़ा सा, मतलब शुरू के 1-2 पॉइंट तक पॉजिटिव जाता है, इससे ज्यादा पॉजिटिव नहीं जाता। सर ये कॉन्सेप्ट है। सर अगर आपने नंबरिंग के बिना ऐसे बना दिया आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सी इज द कंजम्पशन विच अराइजेस व्हेन इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, बोल रहा है सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन को, और ये जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। एस फंक्शन शो करता है सेविंग को, और ये ड्राइव हुआ है किससे, कि कंजम्पशन से, इनकम में से माइनस कर दी कंजम्पशन। सही है, बोल रहा है ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 40 है आपका, जहाँ पे ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 40 है, यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए भाई, देखें ये कंजम्पशन आ गई, ये इनकम आ गई। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है। आपने एक कर्व ऐसा बनाया, ये एस कर्व हो गया, सही है, बिल्कुल प्रॉपर सही बना हुआ ये। सर ये कर्व बनाया, ये कैसा हो गया, ये सी कर्व हो गया। ठीक है, ये दोनों कर्व बना लिए, लेकिन कंजम्पशन और सेविंग को प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। इनकम का कर्व बनता है ऐसे, इनकम का बनता है ऐसे 45 डिग्री एंगल पे। सही है, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर यहाँ पे जहाँ पे ये मार्जिनल और सॉरी कंजम्पशन और इनकम कट करे आपस में, सर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, मैक्रो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सर या ये अगर ये थोड़ा सा टेक्निकल और होता ना, तो ये जो पॉइंट होता ना वो थोड़ा सा यहाँ पर होता, यहाँ पे भी थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है। सर ये जो पॉइंट होता ना वो यहाँ पर होता। खैर, अब मैं इसको नेक्स्ट क्या कहते हैं पीपीटी में लेक्चर के बाद सही कर दूंगा, अभी करूंगा तो लेक्चर खराब हो जाएगा। तो क्या कहते हैं सर, ये हो गया। जैसे कि हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मार्केट इक्विलिब्रियम में एक शॉर्टेज केस था एक सरप्लस केस था, पढ़ा था ना, बिल्कुल इधर तरह इधर बताइए यहाँ पे शॉर्टेज क्या है सरप्लस क्या है। ये शॉर्टेज है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, ये शॉर्टेज है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर क्या मतलब, सर आपकी इनकम कितनी है, इनकम कम है, यहाँ पे इनकम कम है आपकी, कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है। सर ये वाली स्टेज है आप, सही है। सर एक पॉइंट आएगा कि आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएगी। सर एक पॉइंट होगा कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी और कंजम्पशन कम हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी और कंजम्पशन कम हो जाएगी। सर कीन्स कहता है कि हर किसी बंदे की लाइफ में ये तीनों फेज आते हैं। क्या तीनों फेज आते हैं, आप बचपन में जब शुरू में होते हो, ये जब लर्निंग पॉइंट पर होते हो, तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, आपके पास इनकम नहीं होती। लेकिन जब आप एज अ ग्रेजुएट होगे तो आपको कहीं पे इंटर्नशिप करनी होगी, और जहाँ पर आपको इंटर्नशिप करनी होगी वहां पर आपको इतने पैसे मिलते हैं कि आपको स्टाइपेंड मिलती है, जो आपकी कंजम्पशन और इनकम के बराबर होगा। लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, लाइक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं भी आर्टिकलशिप में काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतने पैसे मिलते हैं जो मेरी इनका खर्चों के बराबर है, मतलब कोई बड़ी अमाउंट नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि दुनिया की बड़ी 5वीं कंपनी में आप कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं अपनी, तो आपको तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्टिकलशिप का मतलब ये होता है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है जो एक मिनिमम वेज से भी कम होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको इसलिए दिया जाता है कि मिनिमम खर्चे आपके मीट हो जाए, तो आपके खर्चे होने के, लेकिन जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो मेरी इनकम ज्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन यानी कि मेरे खर्चे कम हो जाएंगे। क्या खर्चे बाकी कम हो जाएंगे, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद खर्चे बाकी कम हो जाएंगे, सर नहीं होंगे। खर्चे लेकिन बढ़ जाएंगे, मेरे बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरी इनकम का लेवल उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बात समझ आ रही है, वो ये समझाना चाह रहा है। तो सर उम्मीद करता हूँ ये बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको बहुत ही डिटेल में समझ आया होगा। सर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को, और मेरे लिए दुआ करिएगा यार, पेपर होने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।